तो हम लोग कहां से रिवीजन शुरू करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं है, मंजर सर नहीं आना। चलो तो टॉपिक रिवीजन टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पहला जो टॉपिक पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर के लिए हम लोगों ने समझाया था, डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा नहीं मछली बाजार नहीं बनाना है, हाथ उठाना है, बोलना है, जिसको इसको आंसर आता है हाथ उठाओ, हम बोलेंगे तब तुम बताना। बस एक हाथ, दो हाथ, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ, बैठो। और कोई इधर से, हाँ पीछे वो फ्लो पढ़ ली लाइन में। हाँ देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तरह के जो हमारे पास हर एटम में ये तीन चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन को हम लोग उदासीन या न्यूट्रल मानते हैं, और प्रोटॉन धन चार्ज है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धन आवेशित है, या बोले उसको कि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी तरह से करा पाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान देना, फ्लो ऑफ चार्ज का उपस्थिति, सिर्फ चार्ज का उपस्थिति हमारा करंट नहीं है। करंट शुड फ्लो, चार्ज शुड फ्लो। ठीक है, अगर चार्ज है और फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग स्टैटिक वाले फील्ड में रखते हैं, और उसको अलग ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम उस फिजिक्स का वो पार्ट डिस्कस करते हैं जहां पे कि चार्ज फ्लो हो रहा हो। ओके, और चार्ज है लेकिन फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो अलग ब्रांच है। तो हम लोग को अभी यहाँ क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आ रही बात? चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, हर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। गुड, ठीक है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट
Electric current is carried by moving electrons through the conductor. By convention, electric current flows in the opposite direction of movement of the electron. कन्वेंशन जो हमारा इलेक्ट्रिक बिजली के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो जो कन्वेंशन है वो है हमारा कि वो प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे प्लग है ना, प्लग हम लोग टेस्टर से टेस्ट करते हैं तो हमको मिलता है ना कि एक पॉजिटिव वाला जो हमको मिलता है करंट है वहां पे। ओके, अगर हम जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं तो मेरा बॉडी अर्थ हो रहा है, तो हम टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा बताओ? बोर्ड से बॉडी की तरफ। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अर्थ में है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मेरे बॉडी से होता हुआ पावर ग्रिड में जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन हम करंट हमको कहाँ मारेगा? यहाँ मारेगा जहां हम छू रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और कन्वेंशनली हम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह मानते हैं वो प्लस से माइनस की तरफ ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो बैटरी कनेक्ट की यहाँ पे देखो सामने, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक उसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? अच्छा ऐसा है ना कि मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके वहां गया, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जहां से ट्रेवल आउट हुआ, वहां आउट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और जहां गया वहां नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। नहीं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि निगेटिव तो गया तो उसके रिजल्टेंट में एक पॉजिटिव यहां से ट्रेवल कर गया। अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा हम लोग व्यू कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ माइनस यहाँ, नंबर ऑफ प्लस बराबर बराबर है, मान लो एक माइनस निकल के गया, यहाँ एक माइनस निकल के गया तो यहाँ एक माइनस कम हो गया, यहाँ जब वहां माइनस हो जाए तो वहां का प्लस को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे हो रहा है, और हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम प्लस मान रहे हैं तो बोलेंगे कि प्लस मेरा ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है, और हमेशा दो विपरीत चार्ज, जो दो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उनमें, जैसे नेगेटिव और नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करें और इलेक्ट्रॉन को पूरा पाथ दें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए जाएगा ना उसके पास मिलने, ठीक है। ये तो चला जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसके साथ कुछ और है नहीं, सिंपल जो दो अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन होता है उसका। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फ्लो ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा तभी होता है। चार्ज क्या है भाई? तो चार्ज भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, हर एटम का प्रॉपर्टी है, वो ट्रैवल करेगा या स्टैटिक रहेगा, दैट इज अदर थिंग, बट चार्ज शुड बी एवरीवेयर, ठीक है। The two types of electric charge are positive and negative, commonly carried by charge carrier, that is proton and electron. Like charge repel each other and unlike charge attract each other, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से उसको ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है।
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे भी होगा इतना ही, और एक प्रोटॉन पे भी समान होगा लेकिन प्लस में होगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों पे बराबर होगा, एक प्लस एक माइनस। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक कूलम चार्ज इकट्ठा करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 6.25 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो इतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हम बोले 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है एक में, तो हम एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रिक नियम से। करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट बराबर चार्ज बटा टाइम। कितने चार्ज, अगर एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहा है और एक टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग बात नहीं करते हैं, कभी बरसात के टाइम में कभी नदी को देखो तो बहुत धार हो रहा हो तो बोलता है क्या करंट है, बोलते हैं ना। तो एक यूनिट टाइम में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर गया, अगर कम हुआ तो बोलेंगे करंट कम है, ज्यादा हो गया तो बोलेंगे करंट ज्यादा है। ठीक है, धार। तो हम बिजली वाला जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी सेम बात है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उस यूनिट टाइम में नंबर ऑफ चार्ज कितना है, हम उसी को बोलेंगे करंट। करंट ज्यादा होगा तो उतना ही टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो कराएंगे तो करंट ज्यादा होगा। तो उसको निकालते हैं चार्ज बटा टाइम, मतलब Q बटा T। करंट को I, ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर होगा तो मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारे मोबाइल में 5000 मिली एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, तो पर सेकेंड हम कितना चार्ज उससे ले सकते हैं, 3 सेकेंड ना, 3 सेकेंड, समझ में आ रही बात। तो हम लोग को Q बटा T मिला, Q बटा T निकालना है, I बराबर कितना है 5000 और T बराबर 1, तो हमको मिलेगा कि 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज हमको मिल सकता है बैटरी से, अगर 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है तो। ओके, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। और जैसे वोल्ट मीटर कैसे टेस्ट करते हैं ना, कि वोल्ट मीटर लो और निगेटिव पॉजिटिव टच करेंगे तो हमको मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम लोड नहीं देंगे तब तक करंट निकलेगा क्या अपने से, पानी तो है नहीं कि नल खोल दिए गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो एम्पियर कैसे चेक करेंगे बताओ, एनी आइडिया? अरे बाप, बच गया। नहीं, हाँ एक चेयर ला दो तो बाहर पे। ठीक है, हाँ कुछ आवाज किया तो मुझे अभी पता। तो होता क्या है ना कि करंट का इस्तेमाल कोई ना कोई कंपोनेंट करेगा, कोई ना कोई डिवाइस करेगा। तो मान लो कोई सपोज ये कोई डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है ये डिवाइस, तो इसको हम लोगों ने एक कनेक्शन दिया और एक कनेक्शन दिया, और इसके आधार पे ये हमारा कितना वाट का है, कितना कंजम्पशन है इसका करंट का, उसके आधार पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसी तार पे हम अगर 8-9 वाट का एलईडी बल्ब जोड़ेंगे तो इसको करंट कम चाहिए, और यहीं पे हम हेयर ड्रायर जोड़ देंगे यार तो उसको करंट ज्यादा चाहिए। हाँ उसको उसको किसका तो होता है, थैंक यू आयुष। तुम भी खोज के लाए हो। तो हम लोग करते क्या है कि हमको देखना रहता है कि कौन सा डिवाइस कितना एम्पियर डिमांड कर रहा है, उसको कितना एम्पियर चाहिए, तो हम लोग हमेशा अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और तब देखते हैं कि ये डिवाइस कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। ओके, वोल्ट मीटर डायरेक्ट टेस्ट होगा, एमीटर सीरीज में टेस्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दो, एक तो हुआ स्टैटिक वाला जो ट्रैवल नहीं कर रहा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो करंट है, जो बहाव में है। तो static electricity is when electrical charge build up on the surface of the material. It is usually caused by the rubbing two materials together. The result of build-up of static electricity is that objects may be attracted to each other or may even cause the spark to jump from the one to another. हम लोग ये फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते थे कि कोई लेदर या जैसे नॉर्मली होता है क्या कि वैसा फर वाला कोई चीज, जैसे बिल्ली का जो स्किन है वो, या वैसा कोई भी लेदर, उससे दो चीज पे उसको रब कर दिए। ठीक है, दो तरीके से करके दिखाते थे। एक तो है क्या कि दो कोई मटेरियल लिए जो नॉन कंडक्टर हो, उसको रब कर दिए। रब करने के बाद दोनों को अगर हम पास लाएंगे तो दोनों में एक ही चीज से रब किया गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, दोनों सेम नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोनों के बीच में तो दिखाते थे कि रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, और कोई दूसरा चीज उठाते थे तो उसको ऐसा करते थे तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। जैसे छोटा छोटा कागज तोड़ के, और हम लोग कॉम से या स्केल से करते थे तो देखते होगे तो वो सब चुंबक की तरह उसको अट्रैक्ट कर लेता था। ये सब स्कूल टाइम पे ये सब चार्ज को समझाने के लिए ये छोटा छोटा प्रयोग होता था। और हम लोग तो खेल खेल में करते थे। अगर कोई गेस्ट आते थे हमारे यहाँ तो उनको मैजिक दिखाना होता था, तो तुरंत इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोल कर निकाले, स्केल बाल में लगा के दिखे थे, कर दिए, उस समय वो मैजिक लगता था। तो अब ये समझना ये है कि क्या अगर उस पे चार्ज है तो वो करंट क्यों नहीं है, बताओ? फ्लो नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक है। और अभी तो हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए हैं तो हम लोग को पता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। हमको पता है ना फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो है वहां पे, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि होस्ट जो वहां पे है उसको जिस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे बहुत हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस होल के अंदर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन स्टैटिकली वहां बैठा हुआ है। लेकिन हम उसको जैसे ही किसी दूसरे चार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं, प्लस वाले के साथ, तो एक साथ सारा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है, तो कभी कभी स्पार्क भी देखने को मिलेगा, कभी कभी स्पार्क भी देखने को मिलेगा। और हम तुमको बताए थे कि कुर्सी में बैठे हुए हैं, प्लास्टिक वाला कुर्सी जो आता है, और उसमें तुम बैठे हुए हो और खूब हिल रहे हो, है ना, हुलचुल मचाए हुए हो पूरा, तो तुम्हारा रबिंग हो रहा है उसके साथ, तो तुम फुल्ली चार्ज हो जाओगे। और कोई सामने से आएगा, शेक हैंड करोगे तो तुमको हल्का सा झटका भी महसूस होगा, स्पार्क का भी आवाज आएगा। ठीक है, ये सब हम फील किए हैं, ऐसा नहीं है ये सिर्फ बुकिश है, ये होता है ऐसा। ठीक है, अभी कभी तुम अगर स्वेटर पहने हो, जैकेट में तो नहीं देखे हैं लेकिन स्वेटर में देखे हैं कि स्वेटर पहने हो और बहुत देर तक पहने हुए हो, और डार्क रूम में अगर तुम स्वेटर खोलोगे तो तुमको स्पार्क दिखेगा, दिखता है ना टोपी में। हाँ, टोपी भी तो वही उधर नहीं है। ओके, तो वो सारा का सारा मेरा एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, है लेकिन फ्लो में नहीं है। ठीक है, रुका हुआ पानी। ठीक है, current, it is the movement of electrons through a conductor wire. It is measured in ampere and refers to the number of charge that moves through the wire per second. ध्यान दो लास्ट वाला नाम, लास्ट वाला जो लाइन है, नंबर ऑफ चार्ज दैट मूव थ्रू द वायर पर सेकेंड। ओके, अब यहां तक पढ़ने के बाद पहला टॉपिक हम लोग का था रेसिस्टर। रेसिस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना। अगर अभी तुम आना चाहो क्लास में और हम तुमको नहीं आने दे रहे हैं, अब तुम उधर से ताकत लगा और हम इधर से ताकत लगा रहे हैं, तुम नहीं आ पा रहे हो, तो यही है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टर क्या करता है कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है करंट के फ्लो में, करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। रेसिस्ट मीन्स oppose, to oppose. Resistance is the property of opposing the flow of electron
और resistor is a passive two terminal electric component that implement electrical resistance as a circuit element. In electronic circuit, resistors are used to reduce the current flow, adjust signal level, to divide voltage etc. And it is measured in ohm, and ohm का बल्ब का फिलामेंट जैसा जो बनाते हैं ना, बल्ब बनाए और ऐसा फिलामेंट बना दिए, ठीक है, ठीक उसी वैसा ही मेरा इसका, ठीक है। ये देखो ओम है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब द फोर्स ड्रिवन, द फोर्स लग रहा है जो करंट पे, दैट इज द वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच का अगर हम ड्रिवन फोर्स बताएं, वो ज्यादा होगा या 0 और 5 वोल्ट के बीच का ज्यादा होगा? 0 और 5 वोल्ट के बीच का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज्यादा होगा। जैसे अगर दो कंटेनर लो, दोनों में से एक कंटेनर भरा हुआ है, एक कंटेनर खाली है, ठीक है, और हम दोनों कंटेनर को बॉटम से जोड़ देते हैं एक पाइप से, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, या फिर अच्छा दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, अगर इस कंटेनर में बहुत ज्यादा पानी है तो ये बहुत फास्टली इस कंटेनर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत कम है, अगर यहाँ एकदम नहीं बहुत छोटा सा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस वो कम होगा, तो पानी धीरे धीरे रिसरिस के इधर आएगा। ठीक उसी तरह से हमारा ये काम है। ओम का काम क्या है कि इस रास्ते में इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना कि कम से कम चार्ज को फ्लो हम करा पाए। चार्ज के फ्लो में जा रहा है चार्ज, उसको रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। बाधा, जैसे बाधा दौड़ देखते हो ना, ओलंपिक वगैरह में होता है ना कि दौड़ रहे हैं, बीच बीच में बाधा रखा हुआ है, जंप करके जो जो रनर है वो जंप कर रहा है, ठीक उसी तरह से, ठीक है। वोल्टेज क्या कर रहा है, फोर्स ड्रिवन, फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है चार्ज को, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रॉन का ड्रिवन फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है जो उसको रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है। हमको इतना वोल्टेज बिल्डअप करना है ताकि उस रेजिस्टेंस को, उस रुकावट को हम पार करके हम करंट का तो ड्राइव कर सकें। अच्छा, यही देखो वोल्टेज है ना, वोल्टेज कम होने से कितना भी इलेक्ट्रॉन का संख्या क्यों नहीं हो, अगर वोल्टेज कम है तो उसको जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ताकत है वो कम लगेगा। यही कारण है ना 150 एम्पियर का बैटरी 12 वोल्ट का करंट नहीं मारता है, लेकिन अगर ये 1-2 एम्पियर का जो 220 होता है वो बड़ा जबरदस्त शॉक देता है। इसीलिए कि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है, हम 0 वोल्ट पे हैं और वो 220 पे है, 220 पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम भी रहेगा लेकिन इतना ड्रिवन फोर्स इतना ज्यादा है कि वो करंट हमको महसूस होगा। रेसिस्टर का मतलब समझ में आ गया, दैट इज कि वो क्या करता है, रेसिस्टर अपोज करता है, हाँ पावर ड्रिवन में अपोज करता है, और जिसका इस्तेमाल हम कहीं भी सिग्नल को बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अब रजिस्टर तो बन गया, हमको पता चल गया कि रजिस्टर क्या क्या कर सकता है। अब रजिस्टर जब आ गया तो भाई कोई भी रजिस्टर किसी भी सर्किट में ऐसे ही उठा के नहीं जोड़ देंगे, है ना। तो हमको पता है कि एम्पियर भी मैटर करता है, वोल्ट भी मैटर करता है, तो रेजिस्टेंस किस मटेरियल से बना हुआ होगा ये भी मैटर करता है, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन देखो, अच्छा ये है ना, ये देख रहे हो क्या है, ये क्या है, यहाँ भी लगा हुआ है, देखो यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिट बिड, फेरिट बिड, ठीक है। ये क्या है, होता है क्या है, देखो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी कंडक्टर से होता है तो वो अपने साथ आवेश लेके जाएगा, नेगेटिव आवेश, तो वो क्या करता है ना, वो पूरा तार अंटेना बन जाता है, वो पूरा का पूरा तार अंटेना जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। एंटेना का मतलब ये हो गया कि अगल बगल से अगर किसी तरह का कोई रेडियो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी एनालॉग सिग्नल है, तो वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इलेक्ट्रॉन कुछ तो कमाल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ कमाल कर रहा है, और यही कारण है कि हम नॉइज का चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन में, रेजिस्टेंस में, कि भाई इलेक्ट्रॉन हम जैसे ये तो बाहर है ना, तो ये फेरेट कोड लगा, ये इसका काम क्या है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ से वहां से आ रहा है पावर एसएमपीएस से होता हुआ कंप्लीट डीसी वोल्ट बन के हमको यहाँ मिलने वाला है, और ये तार यहाँ से यहाँ तक का जो तार था वो कुछ पावर गेन कर लिया और कुछ वेव गेन किया, उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अप एंड डाउन अगर कुछ वेव है जो करंट में कन्वर्ट होगा तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, डीसी करंट एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो निकला पूर्ण डीसी, ठीक है, एसएमपीएस से निकला, और यहाँ ये पूरा का पूरा तार एंटेना की तरह काम किया, और कुछ नॉइज को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये नॉइज मेरे यहाँ पे आएगा और सिस्टम में इंटर करेगा, और सिस्टम में तो जो ये भेजा था उसके अलावा कुछ और भी है, तो यहाँ ये मेरा मैल फंक्शन करेगा। सेम चीज यहाँ भी है, इसके साथ भी है, एक वहां भी लगा हुआ है देखो, एक यहाँ भी लगा हुआ है देखो, ठीक है। तो हम जो डेटा यहाँ से भेज रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्ट ट्रैवल करेगा, है ना, ट्रैवल करेगा। ये इतना लंबा तार, ये तो फिर भी छोटा सा एंटेना है, ये बहुत बड़ा एंटेना का काम करेगा ना ये तार जो प्रोजेक्टर तक जा रहा है, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ नॉइज को अट्रैक्ट करेगा, और ये वोल्टेज पैटर्न इसके अंदर जनरेट होगा। तो हम भेज रहे हैं जो, इसके साथ कुछ नॉइज भी ऐड हो जाएगा और वहां जाएगा, तो वहां से जो तुमको प्रोजेक्ट होगा वो क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर तुमको विजन नहीं मिलेगा, वो हेजी मिलेगा, थोड़ा सा तुम्हारा, समझ रहे बात को, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या क्या देखना है हमको, पहला है पावर रेटिंग, कितना पावर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा है टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस लेवल क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमको पता है कि अगर हम किसी मेटल का बात करें, किसी मेटल का वायर लेते हैं, तो मेटल का वायर का दो पैरामीटर होगा, एक तो उसका लेंथ होगा और उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है ना, तार का जो जहां से काटे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो रेजिस्टेंस जो है लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लंबाई इतना बड़ा है तो जो रेजिस्टेंस होगा और खींच के उसको लंबा कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे अगर कोई तार हम लें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखते हैं, उसको नहीं बढ़ाना है, ठीक है, और हम तार की लंबाई को बढ़ा दें तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस पहले 1 ओम था, मान लो 1 सेंटीमीटर 1 ओम था, तो अब 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर करेंगे तो 1 ओम से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेडियस है उसका वो बढ़ा दे या डायमीटर बढ़ा दे, मतलब मोटाई बढ़ा दे तार का, तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया या रेडियस उसका, डायमीटर रेडियस कुछ भी, ओके। और हमको ये भी पता है कि अगर हम किसी मेटल को गर्म करें तो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। अब ये बताओ कि कोई तार है और उसका रेजिस्टेंस x है और उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा या वैसा ही रहेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस एक्सपैंड करेगा टेम्परेचर से, और एक्सपैंड करके अगर उसका लंबाई बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉइज के बारे में भी बात किए, इलेक्ट्रॉन कैसे नॉइज को अट्रैक्ट करता है, किसमें ये लगा हुआ है ना, इसमें ये तो वायर है, उसके अंदर तो डिवाइस है, इसके अंदर या इसके अंदर ना, हाँ तो ऐसे टोपी क्या बना रहेगा, इसके अंदर कुछ है ना, इसके अंदर फेरिट है, लोहा का फेरिट कोर है, चोक समझते हो ना, चोक, हाँ चौक नहीं चौकी बोलेंगे। इसके अंदर ये तार जो है ना 2-3 राउंड लपेट दिया जाता है, ताकि वहां से जो इंडक्टर वाला जो पड़े थे ना, इसका जो इंडक्टेंस जो बनेगा, उसके इंडक्टेंस में क्या होता है कि हम जो टाइम वेरिंग करंट है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोकते हैं, उसको प्रावधान उत्पन्न करते हैं,
तो जैसे ही यहाँ एकाएक कुछ वोल्टेज क्रिएट होगा ना, तो ये मेरा इंडक्टर वाला चीज जो है उसको उसको तुरंत स्टॉप कर देगा, नहीं जाने देगा। तो मोबाइल चार्जर में इसका यूज क्यों नहीं किया जाता? मोबाइल चार्जर में इसीलिए कि मोबाइल चार्जर में अंदर लगा दिया जाता है उसको, मोबाइल चार्जर में अंदर ही लगा रहता है इसीलिए। और मोबाइल चार्जर में एक्चुअली क्या है ना, तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं उससे, तो थोड़ा बहुत अगर नाम मात्र का अगर मेरा थोड़ा सा वोल्टेज खराब भी होगा तो बैटरी को असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा वो। लेकिन उससे आप पूरा का पूरा सर्किट रन कराना शुरू कर दे तो हमको इश्यू होगा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब कितना फ्रीक्वेंसी पे कौन किस लेवल का फ्रीक्वेंसी पे ये रेजिस्टेंस काम करने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। पावर रेटिंग, टॉलरेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नॉइज, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया सब? कुछ पूछ रहे क्या? जैसे कि अगर कोई एक्सटेंड का है वायर और वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो अगर हम हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वो उसका जो डायमीटर रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, डायमीटर घट जाएगा। तो और लंबा कर जाएगा वायर है तो हम उसी तार को खींचने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहने दें और तार की लंबाई, हम दूसरा तार मतलब रील है ना तार का, उसी में से एक लिए एक एक लेंथ का काट के उसका रेजिस्टेंस नापे, उसको छोड़ दिए, उसी रॉल में से रील में से और लंबा तार लिए, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही होगा, उसको नापेंगे तो हमको उसका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। उसी को और लंबा करता है। और उसको और खींचोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो जाएगा उसका, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो ऐसे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। एक तो लंबाई बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मास है कंडक्टर का, मटेरियल का, वो तो लिमिट है ना, वो तो उसका जो उसको लंबा करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तभी तो लंबा होगा, उसको मटेरियल मिलेगा कहां से। तो एक तो लंबाई बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, तो और है ना, दोनों जो है दोनों उसका रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। ओके, तो ये तो तुम लोगों को पता है कि सीरीज में और पैरेलल में कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग को बात करना था कि रेजिस्टेंस कितने तरह का होगा, कितने तरह का होगा। तो देखो रेजिस्टेंस को हम कैसे बांटे, हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो लीनियर और नॉन लीनियर करके बांटेंगे। ठीक है, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हम या तो हम फिक्स्ड बोल दें, फिक्स्ड है, और एक वेरिएबल है, ये भी तो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है ना, फिक्स और वेरिएबल। लेकिन फिक्स और वेरिएबल दोनों रेजिस्टेंस है, एक तो दोनों के बीच का लॉजिक जो है ना, फिजिक्स सेम ही है, सेम है। फिर अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हम वेरिएबल करने के लिए उसको लेंथ को कम करते हैं तो वेरिएबल हो जाता है, और फिक्स है मतलब लेंथ छोड़ दिए तो वो मेरा। लेकिन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में फिजिक्स में अंतर है, दोनों के फिजिक्स में अंतर है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को इस लेवल पे डिवाइड करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और एक वैसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, टंगस्टन, पहले जो बल्ब आता था फिलामेंट वाला टंगस्टन का होता था, एक टंगस्टन के बल्ब को, जो बल्ब अभी जल नहीं रहा है यहाँ पे रखा हुआ है, उस टंगस्टन के बल्ब का अगर तुम रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो नहीं याद है हमको, वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उस समय जिस समय वो बल्ब ग्लो कर रहा होगा। अगर वो बल्ब को हम लाइन होल्डर में लगा दिए, पावर दे दिए, वो पूरा लाल हो गया, ठीक है, वो लाल होने के बाद उस समय अगर उसका रेजिस्टेंस हम मेजर करें, ठीक है, तो उस समय उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, तो भाई अभी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिए रेजिस्टेंस चेंज हो गया, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो आई और ए जो वोल्टेज और करंट का जो पैरामीटर है, जो कैरेक्टरिस्टिक, वो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस का चेंज हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसा रेजिस्टेंस
जो टेम्परेचर पे या अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग एम्पियर प्रोवाइड करा रहा हो, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर वो ऐसा जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो, कैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो? मान लो कि हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं उसको, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं और एम्पियर को भी हम प्लॉट करते हैं, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रख लेते हैं और वाई एक्सिस पे एम्पियर रख लेते हैं। इतना वोल्ट पे इतना एम्पियर, इतना वोल्ट पे इतना एम्पियर, ऐसा करते करते चलेगा। तो हर वर्टिसेस को जब मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तुमको, और स्ट्रेट लाइन आगे रेज करता हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन लीनियर का, तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। वो लाइन थोड़ा टिल्ट होगा ऐसे करके, या आगे जाके टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम लोग जो सिर्फ रेजिस्टेंस यूज करने के लिए, अगर जो हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं अपने सर्किट में, ऑल आर लीनियर, ऑल आर लीनियर, क्योंकि हमको पता है कि 10 ओम का लगा रहे हैं तो 10 ही ओम का रहेगा, अपने मन से वो 100 ओम नहीं हो जाएगा या 15 ओम नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन नॉन लीनियर भी जहां लगाते हैं वहां भी हमारा बहुत उसका यूटिलाइजेशन है। बहुत जैसे हाई एकाएक थंडरिंग हुआ, और जब थंडरिंग हुआ तो हम इस तरह का एंटेना तो उसको कैच कर ही लेगा, छोटा मोटा जब कैच कर रहा है तो। ठीक है, तो पहले जो सीआरटी वाला टीवी होता था, जब थंडरिंग होना तब टीवी वहां पे उस समय पूरा का पूरा उसमें एरर आ जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पे वैसा रेजिस्टेंस लगा देते हैं कि हाई इलेक्ट्रिक सर्ज को रोक ले। अभी उसका जो वैल्यू है नॉर्मल है 100 ओम है, सडनली जैसे ही वोल्टेज आएगा एकाएक 1000 ओम हो जाएगा, और वहां पे बिजली रोक लेगा। मेरा सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक सर्ज था वो मेरा प्रोटेक्शन यूनिट में काम कर गया। ठीक है, हीट एनर्जी को, हीट को बदल लेना, लाइट को बदल लेना, ठीक है, ये सारा का सारा काम हम नॉन लीनियर से यूज करते हैं। ठीक है, खत्म। चलो ठीक है, तो एक क्लास और हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद तुम लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, ठीक है, प्रिपेयर करिए आप लोग, मिलते हैं अगले क्लास में।